Hello and welcome. This is Current Affair with Pooja Singh and today I am going to discuss 100 MCQ of जुलाई मंथ्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे जुलाई महीने के 100 क्वेश्चंस 100 MCQs जो हमने डिस्कस किए हैं पूरे दिन फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे। तो आज पूरे वीडियो में जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे हमारे जो भी एग्ज़ाम हो, जिस भी कैटेगरी के एग्ज़ाम हो, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जुलाई मंथ के, उससे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, करना क्या है आपको, कीप वॉचिंग एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी इस रिसेंट के टाइम पीरियड में। तो धीरज सेठ, आपको याद रखना है, चीफ ऑफ हमारे आर्मी स्टाफ अभी नियुक्त किए गए हैं। जनरल NS राजा सुब्रमणी जो कि हमारे CDS हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है नाम, इवन सारे नाम याद रखने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो कि हमारे वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो कि हमारे क्या हैं, CISE यानी कि डिफेंस स्टाफ 2 चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। एज सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छोड़ना नहीं, कभी कुछ ऑप्शंस भी काम कर जाता है, ये सब सारे नाम याद रखने पर। तो हम अगर नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं तो अपने आप हमारे पास सही ऑप्शंस, जो सही आंसर है वो आ जाता है। और देखिए, विक्रम जो मिस्री हैं, उनका 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ा है, वो फॉरेन सेक्रेटरी है भारत में। आपको 2027 तक जो है फॉरेन सेक्रेटरी का नाम आपका रखना विक्रम मिस्री। तुषार मेहता, ना जाना पहचाना नाम है, कई बार आपने सुना होगा, 3 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। पॉलिटी आपने पढ़ा होगा तो सॉलिसिटर जनरल पता होगा आपको। राजेंद्र कुमार, चूँकि देखो ये वीकली रिवीजन है और हमें जल्दी से बहुत सारे MCQ रिवाइज करने हैं, दैट्स वाई हम जो है बहुत रैपिड मैनर में इसको डिस्कस करेंगे। एंड जो रेगुलर क्लासेस होंगे उसमें हम लोग चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे मैं करती आई हूँ। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो आपको करना क्या है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और बने रहना है, देखना है किस तरह कंटेंट है और कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप पेशेंस, राइट नाउ। राजेंद्र कुमार सोबू जो है वो गिवन एडिशनल उनको चार्ज दिया गया है, वो अभी यूको बैंक के जो भी बैंकिंग GA के लिए करते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। MD है, CO है ना। तो राजेंद्र कुमार साबो एडिशनल चार्ज है उनके पास। सोमनाथ घोष अपॉइंटेड हैं, कहाँ के लिए क्या है, देखो भाई, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना, टू मलेशिया। हाई कमिश्नर जो है, अब ये टर्म क्यों यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, हाई कमिश्नर जो होते हैं ना, जो भी कंट्री आपके जो ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटेन के अंडर में जो भी आते थे, वो उनके यहाँ जितने भी आप ऑफिशियल्स होते हैं वो हाई कमिश्नर कहलाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाद बाकी चीज़ें सेम ही हैं। और उमेश V वाघमरे अपॉइंटेड हैं, आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, लोकपाल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी, लोकपाल ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोकपाल ऑफ इंडिया, लोकपाल बिल आपने जाना होगा। अब इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया था। बैंकिंग वाले याद रखेंगे, SBI का बर्थडे भी 1 जुलाई को था, ठीक है। 1 जुलाई को ही अकाउंटेंट डे मनाया जाता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA। 1 से 10 जुलाई तक वन महोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ। फिर अभी देखो जो है यहाँ पे 2 जुलाई की बात हम करें तो वर्ल्ड UFO डे चल रहा है। वैसे आम दिवस भी मनाया जा रहा है सिर्फ यूपी में, तो यूपी के लिए भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो है ना वो आपका 3 से 5 तारीख का पूरा जो है आम महोत्सव वहाँ सेलिब्रेट कर। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे कीप इन माइंड, इसलिए मैं मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें नेशनल देखना है ना, तो नेशनल ही बात करेंगे हम लोग। और जुलाई को देखो, 2 जुलाई को UFO हो गया, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हो गया, 4 जुलाई को US का इंडिपेंडेंस है, 5 जुलाई को ऐसा कुछ है नहीं, बस वीकली रिवीजन है, कीप इन माइंड। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है VV ग्राम इनिशिएटिव, ठीक है। ये किससे संबंधित है, किस सेक्टर से संबंधित है? डिजिटल बैंकिंग, है ना, गवर्नेंस से, मतलब विलेज गवर्नेंस से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, या जो रूरल एरिया में जो पर्यटक आते हैं उनसे संबंधित है। आंसर क्या होगा, सिंपल, आपको याद रखना है, विलेज गवर्नेंस से संबंधित है। अब ये VV का मतलब ही है विकसित भारत, है ना। VV ग्राम का मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण को बोलते हैं, VV ग्रामीण बोला जाता है। और ये आपका याद रखना है, ये एडिशनल एक तरह से अपने आप में ही MCQ है, फुल फॉर्म याद रखने पे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 7वां है ना, नेशनल वाटर अवार्ड जो है
वह किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नाम से समझ में आ रहा है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये न्यू मंत्रालय है, तो बहुत पुराना नहीं, 2019 में जो है जल शक्ति मंत्रालय लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव है हर घर जल। नाउ अभी देखो रिसेंटली MOU साइन हुआ है किसके बीच में, भारत और कौन से कंट्री के बीच में, तो सऊदी अरेबिया के बीच में। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था 1 तारीख की वीडियो में। अब मानस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी, ड्रग एब्यूज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और या डिजिटल पेमेंट्स। तो आपको क्या लगता है? देखो इसका सिंपल सा आंसर है, ड्रग एब्यूज़ को रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। 2020 में लॉन्च किया गया था नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। रिसेंटली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्टार्ट किया है नॉमिनेशन फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। तो दिया कब जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026? पता है आपको, जनवरी के में ही दिया जाता है। 26 जनवरी को कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। इसके नामांकन के लिए उम्र क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या? 18 साल। देखो मिनिस्ट्री कौन सी से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और इसके लिए कहाँ पे आपको अपना रजिस्टर करना पड़ता है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे इसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपको कॉल आता है, अवार्ड दिया जाता है, आपके काम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। चलिए DAC के बारे में जानते हैं। DAC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। DAC जो है ना, ये काम क्या करती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये काउंसिल है, ये ना आखिर कारगिल युद्ध के बाद बनाया गया था भारत में। कारगिल का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद बनाया गया था कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड मामले हैं, जैसे कुछ चीज़ परचेज करना है, कुछ प्रोक्योर करना है, कौन से देश में क्या हो रहा है, कितना बजट लगेगा, बस उनका काम यही देखना है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि इनके पास है ना कितना कैपिटल एक्विजिशन इन्होंने प्रपोज़ल दिया है डिफेंस सेक्टर में, मतलब डिफेंस सेक्टर में खरीदारी करने के लिए कितना का प्रपोज़ल इन्होंने दिया है? 52,000 करोड़। किसी भी देश का जब डिफेंस बजट बढ़ता है ना, मतलब समझिए बात कुछ और है ना। और डिफेंस बजट अगर कम है तो समझिए बात कुछ और है। बात कुछ और का मतलब अगर डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो देश जो है बहुत अलग मायनों में सशक्त बन रहा है और हमारा डिफेंस बजट पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ रहा है। अब हमें बस ये देखना है कि डिफेंस बजट के साथ हेल्थ बजट और एजुकेशन बजट, ये सब भी अगर हमारा अच्छा हो तो बहुत ही आगे अच्छा होगा। बट ये आरंभ है, आगे भी बाकी है। बात कर लेते हैं DAC के बारे में। तो हमने देखा कि इस्टेब्लिश हुआ 2001 में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। पर्पस क्या है? वही कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स, जो भी डिफेंस से रिलेटेड है इक्विपमेंट्स, उनको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम के लिए आपको DAC का फुल फॉर्म याद रखना है। DAC का काम है डिफेंस का परचेज करना। और आपको ये देखो है ना, मतलब आर्म फोर्सेस के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। ये ना टर्म न्यूज़ में है, तो मैं सोची कि इस पर एक MCQ बना देती हूँ ताकि वो आपको बहुत काम आए। फ्रेंड शोरिंग, क्योंकि अभी जब से US के साथ विवाद चल रहा है, इवन US ही नहीं, जब से इज़राइल के साथ अन्य गल्फ़ नेशन का या ईरान के साथ जो भी रिलेशंस है गल्फ़ नेशन का आपस में, जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं ना, ये टर्म बहुत चल रहा है। तो फ्रेंड शोरिंग का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड शोरिंग का सिंपल मतलब होता है शिफ्टिंग सप्लाई चेन टू ट्रस्टेड पार्टनर। मतलब एक देश अगर दूसरे देश से बहुत ही अच्छा संबंध है, व्यापार चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे ये देश इसको धोखा दे देता है या दे सकता है, तो उस टाइम पे ये A जो है वो C के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है और अपने चीज़ों को प्रोक्योर कर सकता है, रिलेशन बूस्ट कर सकता है। तो A का C के साथ जो हुआ ना, ये फ्रेंड शोरिंग हुआ। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड टर्म भी देख लेंगे हम लोग, जैसे ऑफ शोरिंग होता है अगर हम लोग इकोनॉमी के मामले से बात कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी वाला मत समझ लीजिएगा, है ना। तो ऑफ शोरिंग का मतलब होता है दूसरे देश में उत्पादन करना, है ना, अदर कंट्री में उत्पादन करना। नियर शोरिंग का मतलब होता है कि अपने आसपास के पड़ोसी कंट्री में उत्पादन करना। फ्रेंड शोरिंग का मतलब मित्र देश जो है, फ्रेंड कंट्री जो है, उनमें उनसे उत्पादन करना, चीज़ों को लेना देना। और रीशोरिंग का मतलब होता है रिटर्न टू होम, मतलब कहीं अगर बाहर उत्पादन कर रहे थे, फैक्ट्रीज थी आपकी, आप अपने देश के अंदर फैक्ट्री लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी जो है वो कहा है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसमें AI का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। चलो मैं आंसर ही बता दी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो सुप्रीम कोर्ट ने AI का जो है
यूज़ नहीं, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है सॉर्ट ऑफ कहें तो किस क्षेत्र में हो रहा है, तो जुडिशल जो प्रोसीडिंग हो रही है, ऑब्वियस सी बात है एआई का यूज़ तो हर जगह ही हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ पे रोक लगाएगी? सब बैंकिंग तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आता नहीं अनटिल अनलेस जब तक कि कोई मतलब लीगल केस ना बने। मेडिकल रिसर्च में तो ऐसे ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना, इलेक्शन कैंपेन्स में। तो याद रखना जुडिशल प्रोसीडिंग जो कि 141 आर्टिकल के तहत आता है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल प्रेसिडेंट है उससे संबंधित है। रिसेंटली निम्हांस ने डेवलप किया है डेटाबेस, ये किससे संबंधित है? तो देखो निम्हांस जो है आपको पता होगा, जितने भी हमारे भारत के अंदर न्यूरो साइंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका रिसर्च सेंटर निम्हांस है। और अभी यहाँ पे जो डेटाबेस डेवलप किया गया है वो स्ट्रोक रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर से, भारत में ये चीज़ें बहुत हो रही है क्योंकि रात में सोने से पहले मोबाइल जो चलाते हैं सब लोग, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं, करंट अफेयर देखने के लिए तो चलाना ही होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ देखो निम्हांस की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने रिसर्च वगैरह के लिए ये किसी से पे डिपेंडेंट नहीं है, मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फंडिंग वहीं से मिलती है, सारी चीज़ें एकोमुलेट होती है। आगे बढ़ते हैं, जापान एंड इंडिया ने रिसेंटली जो है वो हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास की दृष्टि से, है ना, अपनी प्रगति की दृष्टि से जो है वो किस चीज़ को मतलब किस चीज़ का कमिटमेंट किया है, एक तरह से कहें भारत और जापान की बात हो रही है ना। इंडिया एंड जापान रिसेंटली रिट्रीटेड देयर कमिटमेंट्स टू विच इंडो पैसिफिक विजन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सागर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और ब्लू पैसिफिक स्ट्रैटेजी। आंसर होगा FOIP, दैट इज़ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। भारत और जापान, देखो भारत और जापान का रिश्ता बहुत पुराना है, हर तरीके से बहुत सारे ओल्ड चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट है वो आपको याद रखना है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन हम इससे क्या और रिलेटेड MCQ बनेगा वो देखना बहुत ज़रूरी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनने की संभावना है, जिसको हम कवर करेंगे और जल्दी से कवर करेंगे। तो देखो पहला तो देखो कि जो हमारा आंसर है वो तो वो हो गया, जो सागर ऑप्शन था ना, मैरीटाइम रीजन का जो सागर ऑप्शन था, सागर से अपने आप ही एक क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ब्लू पैसिफिक से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। ब्लू पैसिफिक जो है वो जो पैसिफिक आइलैंड जो पैसिफिक ओशन है उसमें जो नियर बाई आइलैंड कंट्रीज़ हैं उससे संबंधित ब्लू पैसिफिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रशांत महासागर का संबंध है उससे। और क्वाड की बात करें, क्वाड मेंबर्स कौन से देश हैं, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो जितने भी है ना, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी क्वाड के मेंबर है, और क्वाड ठंडे बसते में जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया और USA का टेंशन्स। ठीक है, नाउ क्वाड की फॉर्मेशन 2007 में हुई थी, जो जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर यानी शिंजो एबे थे, उनका ये ऑब्जेक्टिव था, ये चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था। ठीक है ना, मेनली इनका काम क्या था? डिजास्टर रिलीफ देना, मैरीटाइम सिक्योरिटी देना, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रही है उनको आपस में शेयर करना, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, है ना। और जैसे अभी कैसे ईरान के चलते सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुका है, तो उस चीज़ को सिक्योर करना, इस क्षेत्र में क्लाइमेट कॉपरेशन करना। ये 2007 में बना था, बट बहुत एक्टिव नहीं था बॉडी, बट कोविड के टाइम में थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, बट अभी फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि ठंडे बस्ते में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे और भी क्या बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि मालाबार एक्सरसाइज किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वाडी न्यूज़ में रहता है। तो मालाबार एक्सरसाइज, इसमें चारों देश आते हैं ना, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, तो ये आपको याद रखना है। मालवा एक्सरसाइज क्वाड मेंबर्स के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइज है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वाड मेंबर्स के बीच में एक्सरसाइज होता है। जैसे युद्ध अभ्यास इंडिया और US के बीच में होता है, ये आर्म फोर्सेस का है, थल सेना का है ना। फिर है वज्र प्रहार, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में है, लेकिन ये स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है। फिर है टाइगर ट्रम्प, ये भी अमेरिका और भारत के बीच में है। इसमें तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी आते हैं, याद रखना है। VVI है, सब VVI है, जो भी है, कुछ भी छोड़ने वाली बात नहीं है। फिर है धर्मा गार्डियन, तो ये जो धर्मा गार्जियन या गार्डियन बोलिए, इंडिया और जापान के बीच में होता, आर्म फोर्सेस के लिए है। फिर है GMAX, दैट इज़ अ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो नाम में ही है।
तो इंडिया और जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। वीर गार्डियन जो है इंडिया और जापान के बीच में है, ये एयरफोर्स का है। और मालाबार तो सभी का है, हमने देखा। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। हमने डीएससी के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था, जो कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि डीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? क्या पीएम होते हैं? नहीं, डीएससी जो है वो अपने आप में तो ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, लेकिन जब भी उसकी मीटिंग होती है तो उसकी मीटिंग को चेयर डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या अपॉइंटमेंट हो चुका है लास्ट वीक में और जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो रिसेंट जो अपॉइंटमेंट अभी हुए, रिसेंट देखो, जो हमारी डिफेंस एक्टर्स में ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो पहले हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जनरल धीरज सेठ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 30 जून को अपॉइंटमेंट हुआ था। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो कि सीडीएस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 31 मई को अपॉइंटमेंट हुआ था, याद रखना है नाम। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, आपको याद रखना है। ये हैं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, 1 जुलाई को अपॉइंट हुए थे। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 1 जुलाई को अपॉइंट हुए थे। ये भी आपके डिफेंस स्टाफ 2 चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अलग पर्सन्स जो न्यूज़ में रहे हैं, अपॉइंटमेंट रिसेंट हुआ है। विक्रम मिस्री 1 ईयर का इनको एक्सटेंशन मिला है, 2027 तक रहेंगे ये, फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के। दूसरी बात हम देखें, तुषार मेहता, इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया सॉलिसिटर जनरल। राजेंद्र कुमार साबू जो कि एडिशनल चार्ज हैं आपके यूको बैंक के, एमडी सीईओ भी हैं। सोमनाथ घोष अपॉइंट हुए हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मलेशिया में। उमेश वी वाघमरे अपॉइंटेड हैं आपके सेक्रेटरी, कहाँ पे? डीएसटी में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। प्रदीप कुमार त्रिपाठी 1 ईयर का एक्सटेंशन है लोकपाल ऑफ इंडिया में। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है। देखो, इंपॉर्टेंट डेट 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। वर्ल्ड पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएफपीए के द्वारा ये जो है वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए। 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे है। उसके बाद 12 जुलाई को पेपर बैग फ्री है ना, ये वाला पेपर बैग, जो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं ना, तो उसके मतलब पेपर बैग हम लोग यूज़ करें, रिड्यूस प्लास्टिक। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, 14 जुलाई को है आपका, देखो ये ऐसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्टाइल डे ये फ्रांस के लिए 14 जुलाई की बात थी। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 16 जुलाई को स्नेक डे, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ये स्किल डे का याद रखना है कि यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड वाइड। अब देखो, 17 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये आईसीसी के द्वारा मनाया जाता है। अब देखो, 18 जुलाई की बात करें तो नेशनल मंडेला डे, याद रखना है। बैकग्राउंड में 1 जुलाई को हमने देखा था नेशनल डॉक्टर डे, एसबीआई का जो है एस्टेब्लिशमेंट भी वही है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। 1 से 10 जुलाई तक वन महोत्सव। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे। 3, इंटरनेशनल लेवल पे प्लास्टिक बैन होना चाहिए, तो इसके लिए प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे था यूएसए का, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पहले। 5 जुलाई को ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। 6 जुलाई को हमने जूनोस डे के बारे में देखा। 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। 8 जुलाई नेशनल वीडियो गेम डे। 9 जुलाई स्टूडेंट्स डे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और 10 जुलाई ग्लोबल एनर्जी डे। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। देखो, जो करंट अफेयर हमें डिस्कस करना है पूरे वीक में जो हमने पढ़ा है ना, तो जल्दी से रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टैटिक फैक्ट आज नहीं पकड़ेंगे, सिंपली फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखो, रिसेंट जो हमने देखा है कि एक ड्रग जिसे अप्रूवल मिला है यूएसए के द्वारा, यूएसए की जो फूड से सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, तो ये है आपका जो ड्रग है, ये ड्रग कौन से बीमारी के लिए है, कौन सी बीमारी को ये क्योर करता है। ड्रग का जो बैनर है यानी जो ब्रांड नेम है वो है वेपानू, और ड्रग का जो नाम है वो है वेबडिजेस्ट्रेन। याद रखना, ड्रग का नाम वेबडिजेस्ट्रेन, जिस ब्रांड के तहत वो बिकता है वो है बपानू। तो अब देखो, ये आपके कौन सी बीमारी के लिए है? ये तो कैंसर के लिए, ओरल मेडिसिन है, आपको याद रखना है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? फाइजर और अविनाश, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात करें, अभी तीजन भाई रिसेंटली उनका डेथ हुआ था, वो कौन से फोक आर्ट से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है इनका जो संबंध है छत्तीसगढ़ से है, पांडवनी
जो फोक आर्ट है उनसे इनका संबंध है। इन्हें तीनों तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और विभूषण, तीनों ही अवार्ड इन्हें मिले हैं। और ये जो पंडावनी जो मतलब फोक आर्ट है, ये एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग आर्ट है, महाभारत बेस्ड, जो कि मंदिरों में होता था। और बेसिकली ये जो है ना आपके जो मतलब उस टाइम पे जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ नियर बाय थोड़ा सा एमपी टच वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये बहुत फेमस है। चलिए बात करते हैं, रिसेंटली ड्यूरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट कौन से जो मिनरल्स हैं उन पे बात हुई है और कौन से मिनरल पे बात नहीं हुई है। अब बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जा रही है। तो आपको बताना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स डील हुई थी, उनमें से कौन सा जो एलिमेंट है या जो मिनरल्स है वो क्रिटिकल नहीं है। तो देखो, लाइमस्टोन, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं सब पे बात हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। और आपको बता दें, लिथियम का उत्पादन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक होता है। और क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़रूरी है ईवीज़ के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चलते हैं, बैटरीज के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट किया ग्लोबल टाइगर डे। देखो, ग्लोबल टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई याद रखना है। अब देखो, ये स्टार्ट हुआ था 2010 से, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था तब से। आईएनएस सुदर्शनी न्यूज़ में है और ये कहाँ पे कमांड है इंडियन नेवी में, तो साउदर्न नेवल कमांड है, 2012 से कमीशन है। ये ट्रेनिंग शिप है यूएसए के 250वें इंडिपेंडेंस में, वहाँ पे पार्टिसिपेट करके आई थी, ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया रिसेंटली फर्स्ट ऑर्डर किया है इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल्स का। ये मिसाइल सिस्टम क्या है तो याद रखना है, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा जो मैनेजमेंट है वो टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसमें सारे के सारे स्टाफ जो है वो फीमेल है। तो सतकोशिया उड़ीसा में है, यहाँ के सारी स्टाफ जो है फीमेल है, क्योंकि टाइगर रिजर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है जिनकी संख्या आपको याद रखनी वो है 58, ठीक है। चलिए, +2 डायलॉग क्या होता है, और +2 डायलॉग अभी रिसेंटली भारत ने कौन कौन से देश के साथ किया है। देखो, भारत ने क्वाड के सारे मेंबर के साथ +2 डायलॉग किया है, 2+2 डायलॉग, दैट इज़ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। देखो, 2+2 डायलॉग में हम जानते हैं 2 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है हमारा डिफेंस और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, कौन सा नेवल एक्सरसाइज अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, तो याद रखना है आउस इंडेक्स, आउस AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया और IND फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। चलिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन सी बॉडी जारी करती है, WWF। नेक्स्ट, अभी जो हमारा IOR रीजन है, दैट इज़ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है इबेन, कहाँ पे, मॉरिशस में है। चलिए, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजेनिक सर्वे एंड नॉटिकल चार्ट। तो भारत में जो कौन सी बॉडी है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करती है और नॉटिकल चार्ट प्रिपेयर करती है, तो इंडियन नेवी के अंदर ही आता है ये नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, वही ये कंडक्ट करती है। कौन सी सिटी, जो सिटी आपकी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, कोयम्बटूर, जहाँ पे वर्ल्ड लाइफ की मीटिंग हुई थी, तो ये कौन से नदी के किनारे बहता है, मतलब कौन सी नदी इस शहर के किनारे बहती है, सॉरी। तो देखो, नोयल जो रिवर है वो इस शहर के किनारे से बहती है, कोयम्बटूर, दैट इज़ तमिलनाडु। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मॉन्चेस्टर ऑफ जो है साउथ भी कहते हैं, साउथ इंडिया का मॉन्चेस्टर भी कहते हैं, और गेटवे ऑफ नीलगिरी भी कहते हैं। चलिए, 29 मीटिंग हुई थी अभी जैसे हमने देखा कोयम्बटूर में, टाइगर इंडिया के जो टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इसमें कौन सी बॉडी शामिल थी या कौन सी बॉडी के द्वारा मीटिंग कराया गया, क्वेश्चन सिंपल है। 29th मीटिंग जो अभी टाइगर कंजर्वेशन के बारे में था कोयम्बटूर में, कि कौन सी बॉडी के द्वारा कराया गया, तब क्या देखना, NTCA। आपको पता है NTCA जो है वो 2005 में इस्टेब्लिश हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम करती है, और ये टाइगर का जो रिजर्व है उसको देखती है, मॉनिटर करती है, सर्वे करती है, सर्वे रिपोर्ट जारी करती है, और हर 4 साल पे ये सर्वे कंडक्ट करती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है एम्बेसडर्स, कौन कौन से देश के जो एम्बेसडर्स है उनका क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया है। तो देखो, जो भी एम्बेसडर्स होते हैं वो जब दूसरे देश में अपना ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको अपना परिचय पत्र देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे जो मोजाम्बिक है, मंगोलिया है, बहामास है, ये
जो है इनके जो एम्बेसडर है इन्होंने राष्ट्रपति जी को अपना परिचय पत्र दिया। 6 देश शामिल थे, याद रखना है, मोजाम्बिक, निकारागुआ, सूरीनामा, गैबन, मंगोलिया, बहामास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 125वीं। तो ये कौन से दल से संबंधित है? तो याद रखना आपको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब जनसंघ था तो जनसंघ के फाउंडर मेंबर ये थे। और इनका अगर ऐसे जन्म की बात करें तो 6 जुलाई 1901 में हुआ था। और वैसे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्होंने भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की थी 1951 में की थी। अभी हाल ही में किन राज्य की विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने हैं? तो बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। एज सच इम्पोर्टेंट नहीं, बट फॉर नॉलेज जानना है। नेशनल वर्कशॉप ऑफ स्ट्रेंथिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? तो ट्राइबल रिसर्च को और बेहतर बनाने के लिए जो वर्कशॉप था वो कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था, याद रखना है आपको। देखो अभी हम अगर बात करें तो देखो रिसेंटली ये आपका ट्राइबेक्स रिसेंटली न्यूज़ में है। ट्राइबेक्स है क्या? तो ट्राइबेक्स एक पोर्टल है ना। तो ट्राइबेक्स एक पोर्टल है और ये पोर्टल भी टीआरआई के द्वारा ही बनाया गया है, ताकि जो ट्राइब्स हैं उनको और डिजिटली उनको और मतलब इनकरेज किया जाए, उनको और पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखो ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। टीआरआई के द्वारा मुख्य भूमिका थी इसकी। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखो बहुत सारे आर्टिकल हमने पहले करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से ट्राइबल से संबंधित आर्टिकल जो एग्जाम में पूछते हैं। आर्टिकल 46 याद रखना है, ट्राइबल एजुकेशन के बारे में है, इकोनॉमी उनका इंटरेस्ट कैसा है, SC ST के बारे में। 244 एक जो है वो 5th शेड्यूल की बात करता है। 244 दो जो है 6th शेड्यूल की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और 275 एक जो है वो ग्रांट इन एड, ट्राइबल एरिया में किस तरह का ग्रांट मिलेगा उसकी बात करता है। 330 कहता है रिजर्वेशन लोकसभा में ST सीट का। 332 कहता है रिजर्वेशन ST सीट का स्टेट असेंबली में। 34 कहता है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 35। 335 कहता है क्या? SC ST जो पॉपुलेशन है उनका पब्लिक सर्विस में, जैसे UPSC वगैरह के एग्जाम में। 338 ये कहता है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो बनेगा। 339 कहता है यूनियन कंट्रोल ओवर ST वेलफेयर, है ना। तो भारत सरकार को देखना है ST के वेलफेयर के बारे में। 42 कहता है स्पेसिफिकेशन करना है शेड्यूल ट्राइब्स का, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़। अब देखो पेसा एक्ट जो है वो आपकी ग्राम पंचायत एरिया में ट्राइबल को ही ठीक करने के लिए लाया गया था, 5th शेड्यूल में आता है। और 2006 से यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट राइट भी 2006 से इनको मिला था। फॉरेस्ट में जो है ट्राइब्स को अमेंड करके ये राइट प्रोवाइड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बहुत ही पुराना बॉडी नहीं है, 1999 में खुद वही बनी है। और नेशनल कमीशन फॉर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब है वो 333 के अंदर आते हैं। प्राइज़ ये हम बता चुके हैं आपको पहले कि मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एक रिसर्च बॉडी है, पर्पस वही है जो ट्राइबल्स वेलफेयर हैं उनको देखना। और आपको बता दें इनको ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है सीड्स का मतलब हो गया स्कीम फॉर इकोनॉमी एम्पावरमेंट ऑफ DNTs मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखो अंग्रेजों के ज़माने में जो ट्राइब्स थे उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था, बाद में भारत सरकार ने उनको डी नोटिफाइड किया। फिर बाद में उसको डी नोटिफाइड से अलग अलग और चीज़ों को किया गया, बाइफरकेशन किया गया, जो कि आपका डी नोटिफाइड हो गया, नोमैडिक ट्राइब हो गया, सेमी नोमैडिक, जिनको DNT, NT और SNT कहते हैं। और देखो एकलव्य स्कीम भी है जो कि ट्राइबल से संबंधित है। ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क करती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन जो हमारा है ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अभी रिसेंटली हुआ था कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कोची में। ब्रिक्स मेंबर्स नेशन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया भी है, याद रखना है, UAE भी है, ईरान भी है, इथोपिया और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट भी है। ये सभी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। अब देखो एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जो हैं वो अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया के टूर पे गए थे। कौन से देश में गए थे? तो याद क्या रखना है आपको आंसर? देखो बहरीन गए थे वो, है ना। तो बहरीन की जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ मनामा। बहरीन का करेंसी दिनार आपको याद रखना है। वहाँ पे किंग शासन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है बिल्कुल, और ये पर्शियन गल्फ के तहत आता है। एक बात याद रखना है कि बहरीन वो पहला देश था गल्फ नेशन में जिसे ऑयल जो है वो कवर किया 1932 में। अब देखो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमेंड किया है लीगल मेट्रोलॉजिकल रूल, और ये किस चीज़ से संबंधित है? देखो जो मेट्रोलॉजिकल रूल होता है वो
मेजरमेंट से संबंधित होता है। तो हाई कैपेसिटी जो मेजरमेंट है वो अच्छा हो सके, इसके लिए मेजरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स है ना, चाहे वो लेंथ से हो, वेट से हो, टेम्परेचर से हो, विचेवर जो भी हो रहा है। तो ये मेट्रोलॉजी रूल जो 2009 है उसमें आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। नेक्स्ट है सरहद सूर्यथन, जो एक मैराथन टाइप्स का है सूर्यथन। ये 2026 हुआ था। कहाँ हुआ था? लद्दाख में। लद्दाख के बारे में देख लो, कैपिटल सिटी जो है तो लेह है ही। कारगिल जो है वो विंटर के टाइम पे चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे। और 2019 में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर अमेंड किया गया और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया अलग से। माउंट की बात करें तो खारदुंगा ला, ये इंपॉर्टेंट पास है वहाँ पे। रिवर इंडस रिवर और जस्कर रिवर है। चलो वहाँ पे हम देख लेते हैं ऑफिशियल एनिमल्स, सो लिपर्ड है ना। ऑफिशियल बर्ड जो है ब्लैक नेक कार्न है वहाँ पे। फेमस लेक जो है आपके पैंगसो लेक, जो कि चाइना के साथ विवाद में भी रहता है। फेमस फेस्टिवल वहाँ पे हेमिस फेस्टिवल होता है। देखो अभी रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत हाई पे था। कितना हाई वैल्यू है? $666.93 बिलियन। अब HY2E ये क्या है? तो HY2E जो है वो एक चाइना का सैटेलाइट सिस्टम है, और ये चाइना का सैटेलाइट सिस्टम जो है वो ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट है। ओशन के बारे में रिसर्च करना, मॉनिटर करना है। और आपको पता है 9 डैश लाइन जो है वहाँ पे पूरी तरह से चाइना जो है वो सारी कंट्री पे अपना हक जमा के रखता है। तो इस तरह से चाइना को इन सब चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। हाई HY हाई जो वर्ड है जिसका मतलब होता है हायांग, दैट इज़ अ ओशियन चाइनीज़ लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सबांग पोर्ट। रिसेंटली न्यूज़ में था, इंडिया इंडोनेशिया कॉपरेशन की जब बात हो रही थी ड्यूरिंग प्रधानमंत्री का मोदी जी का मीटिंग वहाँ पे। तो सुंडा स्ट्रेट के पास है, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा हमने सुंडा लैंड भी देखा था जो कि एक हॉट स्पॉट है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो सबांग पोर्ट है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो नॉर्दर्न टिप ऑफ सुमात्रा आइलैंड है ना, सुमात्रा आइलैंड के नॉर्दर्न टिप पे है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानसून सेशन। मानसून सेशन भारत में अभी स्टार्ट होने वाला कितने से कितना तारीख तक होगा? याद रखना 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विश इंटरनेशनल कन्वर्सेशन जो है वो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, जो कि इंश्योर करता है फ्री नेविगेशन की बात करता है। ओवर फाइट जो भी इंडो पैसिफिक रीजन्स में होता है उसे कम करने की बात करता है। तो अनक्लॉज की बात है। जब भी हम बात करेंगे नेविगेशन की किसी भी देश के साथ कहीं पे भी बात होगी तो वो अनक्लॉज के साथ ही होगी, क्योंकि अनक्लॉज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन। एक तरह से याद रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982 में ये बॉडी बनी थी, याद रखना है। हेडक्वार्टर वगैरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फुल फॉर्म ही हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पे आपका? 1982 में, ठीक है। तो 1984 से ये जो है लागू है। थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट अभी रिसेंटली हुआ है। इसमें किस विषय पे बात की गई? तो डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया वही है। नेक्स्ट 46 मीटिंग ऑफ सेंट्रल जो अथॉरिटी रिसेंटली हुई है। कहाँ पे हुई? डिस्कस किया हमने, कोयम्बटूर में हुई। और जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो 1992 में बनी थी, और ये आती कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेंट्रल जो अथॉरिटी जो है वो किस अधिनियम के तहत काम करती है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ WII, ये कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1982 में, देहरादून उत्तराखंड, याद रखना है। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 रिसेंटली कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखना है कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब देखो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। M वीना जो है, याद रखना है आपको, कमिश्नर हैं टेक्सटाइल के। और वीविंग इनोवेशन, ये हैकाथॉन जो है हैंडलूम हैकाथॉन, इसका थीम था। चलिए अब बात करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और देखो इसके तहत 29.24 करोड़ जो इंडिविजुअल है वो भारत में नशा मुक्त उनको कराया गया है, जिनमें 7.89 करोड़ तो महिलाएं हैं, 11.15 करोड़ जो है यूथ हैं। और इसके लिए जो है एक लाइन नंबर भी जारी किया गया था, हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ 14446। ये किसी व्यक्ति को नशा मुक्त कराने के लिए इस नंबर पर कॉल करके इनरोल किया जा सकता है। ड्रग फ्री इंडिया ये टारगेट है।
और देखो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट किया गया है भारत के आयनोस्फीयर में एक जो है टॉप साइड सैटेलाइट। ये किस चीज़ को बूस्ट करेगा, तो ये देखो ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्योंकि नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आयनोस्फीयर में किसी भी तरह का वेव जो ट्रेवल करता है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो भारत के पास अपना मतलब इंडिया फोकस्ड ऐसा सैटेलाइट नहीं था जो भारत ने अभी रिसेंटली बनाया है। चलो बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करें रिसेंटली तो इसे तो डेवलप तो वैसे तो देखो जो है नाविक की हम बात कर रहे हैं, जीपीएस की बात कर रहे हैं, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या जो हमारा एचएफ रेडियो कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो ये सभी के सभी इसरो के द्वारा किया जाता है ना। स्पेसिफिकली नाभिक की बात करें तो देखो इसरो के द्वारा 2018 में बनाया गया था। इसका रेंज जो है 1500 किलोमीटर ही, और ये जो है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, मैरीन नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सब में वर्क करता है। भारत की जो है अपनी फर्स्ट स्वदेशी प्रणाली का जो नेविगेशन सिस्टम है वो कौन सा है, तो नाभिक ही है। अब देखो वर्ल्ड में देखो गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, बाइदाउ जो है वो चाइना का है, फिर ग्लोनासा ये आपका रशिया का है, जीपीएस यूएसए का है। भारत का नाभिक का याद रखना है। अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि एआई सबमिट हुआ था एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, तो उसमें ये बात निकल के सामने आई थी। 17th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ 2026 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्टर कौन है हमारे, तो जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखते हैं। और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्री स्टार्टअप्स जो है वो एआई बेस्ड हो, इसके ऊपर ये चीज़ें थी। अब देखो नवी मुंबई को जो है रिसेंटली अभी नोटिफाइड कर दिया गया है कि वहाँ पे ड्रग सप्लाई हो सकता है। मतलब नवी मुंबई एयरपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है ड्रग सप्लाई करने में। ड्रग का मतलब वो ड्रग नहीं, ड्रग का मतलब सारे मेडिसिन भी आते हैं, ड्रग्स उसको ही कहते हैं बेसिकली। अब देखो ये इसके लिए रूल में चेंज करना पड़ा, 1945 का जो ड्रग एक्ट है उसमें चेंज करना पड़ा। और इस तरह से कुल मिलाकर के भारत के पास 42 अभी ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे एंट्री हो सकती है ड्रग्स की, और ताकि ये जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक सेक्टर है, वो अच्छा से स्ट्रांग हो सके, याद रखना है आप। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे टीओटी चल रहा था, ट्रेनिंग, और जो मतलब एक तरह से जो इस सेक्टर में लगे हुए हैं वर्कर, हेल्पिंग वर्कर्स हैं, उनको पूरा ट्रेंड किया जा रहा था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। प्राइमरी फोकस इनका जो रहता है वो हेल्थ केयर रहता है, तो ये याद रखना है। आईटीगा ये न्यूज़ में है, क्या है, आईटीगा इज़ अ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, याद रखना है। 13 एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए न्यूज़ में था, एशियन कंट्रीज़ के साथ है, याद रखना है। बेंगलुरु का जो आईएम बेंगलुरु है ना, आईएम बेंगलुरु जो है वो उसका एक्सटेंशन हुआ, ओवरसीज एक्सटेंशन हुआ, और इंडोनेशिया में नया खोला गया। आपको पता है मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट करके आया, जिसमें एशियन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एशियन कंट्री में पाकिस्तान भी आता है, याद रखना है, इंडोनेशिया भी आता है। अब बात करें हाल ही में जो रशिया और भारत का आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जो मीटिंग हुई थी, इसमें सारे बॉडीज़ का नाम लिया गया जिसमें वो भारत और रशिया दोनों ही मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट एक बॉडी को छोड़ के, वो है G20। अब देखो क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था कि G20 का नाम नहीं लिया गया, मतलब G20 कंट्रीज़ में अगर कुछ हो आतंकवादी घटना तो भारत और रशिया कुछ नहीं करने वाला है, मतलब इस तरह की चीज़ें आई थी, नेगेटिव न्यूज़ था, बट इसको हमने पॉजिटिवली डिस्कस किया है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ब्रिक्स के नेशन के बारे में। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी गए थे इंडोनेशिया, तो वहाँ पे प्रवनन जो मंदिर है वहाँ पे गए थे। तो प्रवनन मंदिर जो है वो त्रिमूर्ति से संबंधित है, जो है लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा से संबंधित है। 240 मंदिर, मतलब मंदिर का वो श्रृंखला चैन है, और वो वहाँ का जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडोनेशिया का ये मंदिर, बहुत ही फेमस हिंदू मंदिर है। नाउ नेक्स्ट बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिलता है, तो देखो ये ललित कला अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को मिला है, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है हवेली संगीत ट्रेडिशन में ये अवार्ड जीता है। हवेली संगीत ट्रेडिशन जो है वो ट्रेडिशनल म्यूजिक से संबंधित है, और ये जो है पुष्टि मार्ग सेक्ट, जो कि राजस्थान और गुजरात का एक सेक्ट है ना।
तो उनसे संबंधित है। इसमें जो है म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और वर्शिप से संबंधित, एक तरह से समझो कि जो मतलब एक तरह से फोक ही समझिए गुजरात और राजस्थान का। तो ये आपको याद रखना है। और थोड़ा सा देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के बारे में। संगीत कला एकेडमी 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा से संबंधित है। ललित कला एकेडमी 54 में, लेकिन ये विजुअल आर्ट से है। साहित्य कला में 54 से है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये लिटरेचर से संबंधित है। और ये IGNCA इनका आर्ट एंड हेरिटेज से है। 87 में ये बॉडी बनी थी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू जो इंडिया बीज है, तो भारत में 2035 से 36 में कितना एनर्जी जो है स्टोर करने की क्षमता होगी। तो 888 गीगावाट एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होगी। अभी एक ही गीगावाट आर जो है अब एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और BES जो है दैट इज़ अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था और 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई नेशनल पोस्टल वर्कर डे, 2 जुलाई वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, बट याद रखना है 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे भी था। 6 जुलाई वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे, 7 जुलाई को वर्ल्ड किसवाली लैंग्वेज डे है। किसवाली लैंग्वेज को जो है UN में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त हुई है और ये फर्स्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। UN में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1989 में एक्सेप्ट किया गया था, तो इसे इसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि UN जनरल असेंबली में 2025 में ही इसे जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो याद रखना है। 11 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में ये जो जिनोसाइड हुआ था 1995 में, ठीक है, तो सर्बिया का जो जिनोसाइड था उसको याद करते हुए ये मनाया जाता है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई को इंडिया के लिए याद रखना है, नाबार्ड का फाउंडेशन डे था। 14 तारीख को जो है बेस्टाइल डे होता है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस रिवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग थी वो यहीं से लिंक्ड होती है। 15 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और 18 तारीख है नेशनल मंडेला डे। चलिए बात करते हैं 20 जुलाई की, तो वर्ल्ड चेस डे है। और ये भी याद रखना है कि 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे भी है, क्योंकि मून में जो है हम देखेंगे जो पहली बार अपोलो 11 1969 में लैंड किया गया था, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 22 जुलाई नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो हमारी पार्लियामेंट है वो इंडियन नेशनल फ्लैग को इसी दिन एक्सेप्ट की थी। 25 तारीख की बात करें, 25 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ जुडिशियल वेलबींग। 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे भी होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसको स्टील प्लांट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? याद रखना है वेस्ट बंगाल में है। इसको मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये जो है बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिस्टर वो मूवमेंट के लिए गए थे। ये एक्चुअली में सेल के अंदर वर्क करती है। सेल की बात करें तो सेल का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर से हम पहले ही डेली डिटेल से करंट अफेयर्स रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट से क्वेश्चन और आंसर ही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, वो है हमारा कोस्टल क्लीनिंग के लिए कैंपेन चलाया गया था, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो ये अभियान कब आयोजित होगा? 10 से 19 सितंबर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है नेशनल क्वांटम मिशन, जो है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो देखना है, क्वांटम मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है और इसका जो ड्यूरेशन है 2023 से 31 है। अगर धनराशि की बात करें तो 6000 लगभग जो है 6000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म। एक्चुअली में ये ई गवर्नेंस रिफॉर्म है, ठीक है,
तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? शिलोंग में। देखो शिलोंग में जब हुआ था तो ये DARPG, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इनके द्वारा ही ये आयोजित किया गया था। शिलोंग इसमें फर्स्ट विनर है और लगातार 3 सालों से नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट 14 जुलाई को जो है ESI के द्वारा इनोग्रेट किया गया था हेल्थ केयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये कितने स्टेट में हुआ था? तो 7 स्टेट में हुआ था। 7 स्टेट कौन कौन से हैं? तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ESI के द्वारा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कब की गई थी, तो 30 मार्च 1975 में। और ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और हेल्थ केयर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है और ये कंकरेंट लिस्ट में भी आता है, तो दोनों ही इसके लिए जो है कार्य करते हैं, सेंटर और राज्य। और पहली बार जब ये हुआ था तो ये हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे जब से स्टेट बनती है कोई भी स्टेट, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का हेल्थ केयर का ध्यान रखती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ केयर के लिए वर्क 1975 में पहली बार किया गया था। वन डे स्टेट जो है वो शोक रखा गया था हमारे यहाँ, 1 दिवसीय राजकीय शोक रखा गया था। किसके निधन पे? तो कतर के जो किंग है उनके फादर एक्सपायर हुए थे, शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी, तो इनके डेथ के ऊपर रखा गया था, बिकॉज कतर जो है वो इंडिया का फ्रेंड नेशन है। जानकी अम्मा जो है वो किस क्षेत्र में पॉपुलर थी? तो जानकी अम्मा की भी मृत्यु हो चुकी है, प्लेबैक सिंगर थी वो, 20 से अधिक भाषाओं में वो गाना गा चुके हैं, 60 साल से अधिक का उनका करियर एक्सपेंड था इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बात करें, मंथु पद्मनाभम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर थे। देखो पर्सनालिटी न्यूज जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है मंथु पद्मनाभम के बारे में भी, और जो जितनी भी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, तो इसलिए प्लीज गो एंड वॉच दी डे बाय डे जो करंट अफेयर्स हमारा होता है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चूंकि ये वीकली है इसलिए हम लोग इसे जल्दी से रिविजन करेंगे। मियावाकी जो मेथड है वो किससे संबंधित है? देखो मियावाकी जो मेथड है वो डेंस अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन है। तो ये एक मेथड है कि जो है शहरी क्षेत्र में भी हम कैसे घने जंगल उगा सकते हैं। डॉक्टर अकीरा मियावाकी के द्वारा जापान में ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और गुजरात में 3 लाख से अधिक जो है पेड़ जो है वो लगाए गए होम मिनिस्टर के द्वारा मियावाकी मेथड का यूज करते हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नमस्ते डे कब सेलिब्रेट किया था? देखो नमस्ते डे जो है वो 14 तारीख को सेलिब्रेट किया गया था, 14 जुलाई। ये नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम है। एक्चुअली में नमस्ते का ये फुल फॉर्म है, और नमस्ते जो है वो हमारी जो वर्कर है जो काम करते हैं सैनिटेशन के क्षेत्र में, जो मैनुअल वर्कर है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको मतलब गुड फीलिंग कराने के लिए या उनकी वैल्यू जनरेट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें नमस्ते डे की, तो देखो नमस्ते डे 2023 से मनाया जाता है ना, तो ये याद रखना है। अकेले नया नमस्ते डे ही नहीं मनाया गया था, इसके साथ एक और करंट अफेयर जुड़ता है, दिव्य कला मेला, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो दिव्य कला मेला और नमस्ते डे सेलिब्रेशन रविंद्र भवन में हुआ था कोलकाता के अंदर। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दोनों ही उपस्थित थे, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करें नमस्ते डे की। अगर हम बात करें तो ये कौन से मंत्रालय मनाती है, तो याद रखना है यहाँ बहुत क्वेश्चन बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस तो है ही, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, तो ये दोनों ही मंत्रालय का कोलैबोरेशन है। चलिए नेक्स्ट निडाट 2, ये जो है ड्रोन डेवलपमेंट के लिए जो है स्कीम लॉन्च की गई थी, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा ड्रोन बनाया जाए। तो अब उनको जो ड्रोन बनाना था वो किस चीज का यूज करके बनाना था, तो ये आंसर याद रखना है, इंडिजिनस चीप का यूज करते हुए। मतलब ड्रोन तो बना ही सकते बहुत सारे, लेकिन भारतीय मेड चीप का प्रयोग करके हाई क्लास जो है वो स्टूडेंट जो है ड्रोन तैयार करे, इसके लिए निडाट 2 का योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारत औद्योगिक विकास योजना लॉन्च की गई कौन से मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस है, जैसे पिंस जिसे कहते हैं, वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखो ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन संबंधित है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मौसम खराब होता है या कोई ऐसा मतलब कंजेशन वाला इलाका होता है लाइक डेंस फॉरेस्ट या हिली एरिया होता है, तो वहाँ पे हम ऑपरेशन नहीं कर पाते हेलीकॉप्टर के हेल्प से। और बहुत सारे जो है मतलब एक्सीडेंट हो चुके हैं पास्ट में, जैसे आपने देखा होगा कि CDS जो थे हमारे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में ही जान चला गया था, क्योंकि मौसम खराब था, वार्निंग थी। तो वही उस चीज को मॉनिटर करने के लिए पिंस है। चलिए
अब बात करते हैं अवीकली। अवीकली जो है वो किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, कौन सी बीमारी के लिए लॉन्च किया गया था? तो अवीकली जो है डायबिटीज़ के लिए है, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको जो डेली इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, जिनकी हाई शुगर लेवल होती है, तो अब उनके लिए है गवर्नमेंट ने जो है एक नई अवीकली जो है स्कीम के तहत हाई क्लास स्कीम कह सकते हैं इंसुलिन की इंजेक्शन को विकसित किया गया, जो सप्ताह में 1 दिन लगाया जाएगा, दैट्स वाई अवीकली। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में मानस एंड महाभारत, मानस मतलब रामचरितमानस और महाभारत जो भारत की ग्रंथें हैं, 2 महान ग्रंथें हैं हमारी, तो इनका स्टडी जो है वो कौन से देश में कराया जाएगा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक जो है वो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है हरगिला। हरगिला जो है वो आसाम और भारत के क्षेत्र में, मतलब बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, ताल वोल्केनो न्यूज़ में था, कौन से देश से संबंधित है? फिलीपींस। नेक्स्ट, मारबर्ग डिजीज किससे संबंधित है? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, पर मारबर्ग न्यूज़ में है। मारबर्ग एक वायरस है जो इबोला फैमिली से संबंधित है। अब देखो भारत का सबसे पुराना, वैज्ञानिक रूप से पुराना जो banyan ट्री है वो कौन से राज्य में? बिहार में, बिहार के मुंगेर में है। समाचार में रहा था ट्रांसकैस्पिना मार्निका, तो ये याद रखना है, ये एक रेड फिनिश्ड फिश है, इसकी प्रजाति है, मछली की प्रजाति है। 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा और जो हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलकर के कॉमनवेल्थ का 22वां गेम जो है टेनिस का, ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक हमारे यहाँ होगा। अगर मस्कट की बात करें तो मयूर है, यानी कि मोर है, जो कि हमारा राष्ट्रीय वर्ड भी है। और देखो सबसे पहले बात है कि जो कॉमनवेल्थ है वो 1930 से लगातार हो रही है और हर 4 साल के गैप पे होती है। तो करंट अफेयर में हमने कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में भी पढ़ा था, वहाँ पे 56 कॉमनवेल्थ नेशन थे, डिटेल से डिस्कस किया था, तो गो एंड वॉच द वीडियो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जीआई टैग की बात करें, एप्रिकॉट को जो जीआई टैग प्राप्त है, लद्दाख की ये एप्रिकॉट है जिसका एक्सपोर्ट जो है यूएई में लुलु रिटेल्स के द्वारा किया जाएगा, यानी यूएई में भारत के जो एप्रिकॉट है लद्दाख क्षेत्र के उनको भेजा जाएगा। लुलु रिटेलर्स जो है, लुलु मॉल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस मॉल है, तो ये जो बॉडी है, अगर हम इनकी बात करें तो लद्दाख में जो भेजा जाएगा जीआई टैग वाला एप्रिकॉट, इसका वहाँ पे लोकली नेम क्या है? तो याद रखना है रक्त से कार्पो। रक्त से मतलब रक्त जैसा, ठीक है। कार्पो यानी फल का जो वाइट, जिसे मतलब हम कह सकते हैं गुदा होता है ना, तो वो, तो ये लोकली वहाँ पे कहा जाता है रक्त से कार्पो, और ऐसे एप्रिकॉट नाम है, आप जानते हो। और ये लद्दाख का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। एप्रिकॉट की खेती हाई अल्टीट्यूड क्षेत्र में होता है, इम्पॉर्टेंट है। नलम टीएन पोर्टल कौन से राज्य संबंधित है? देखो तमिलनाडु में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को एक पॉइंट पे लाने के लिए, मतलब सारे पॉइंट्स को कोलैबोरेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए टीएन पोर्टल है, जिसमें जो पेशेंट हैं, जो गवर्नमेंट है और जो हॉस्पिटल है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे होंगे ताकि मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से हो सके। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है वो न्यूज़ में था, ये अभी कौन से फॉरेस्ट में री इंट्रोड्यूस हुआ है? तो याद रखना है गिर फॉरेस्ट में 60 साल के बाद जो है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को फिर से मतलब देखा गया है, और इसके लिए वहाँ पे योजना भी चलाई गई थी। चलिए अब हम देखते हैं एलाफ्रोपोडा और जो है हार्बोपोडा आदि, ये किससे संबंधित है और ये न्यूली डिस्कवर स्पेसीज है? तो ये सॉलिडेटरीज बीज है। हमने बताया था आपको डिटेल से वहाँ पे सॉलिडेटरीज बीज और पॉलिनेटर बीज में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है हमारा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं पहले। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट जो हमारा मेंबर है, मेंबरशिप है, उसका जो टर्म है वो कौन से ईयर के लिए अभी होने वाला है? तो 2028-29 के लिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर का जो है वो सदस्य चुना जाने वाला है। उसके लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है शांति कैंपेन भी लॉन्च किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटका। शौर्य विजय यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है किस उपलक्ष्य में? तो कारगिल विजय दिवस पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। अब इसका जो आदर्श वाक्य है, यानी कि जो मोटो है शौर्य विजय यात्रा का, वो क्या है? 1 राइट 1 नेशन 1 सैल्यूट, याद रखना है। नेक्स्ट, रेल भूमि पोर्टल कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया ने कंक्लूड किया फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड कौन से कंट्री के साथ? तो मालदीव के साथ। फिर हम देखते हैं विदाई गौरव यात्रा जो है वो
किस चीज के सेलिब्रेशन के लिए माइलस्टोन के रूप में मनाया गया है। और यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो गए थे। तो सीपी राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान गए थे, क्योंकि राजस्थान में 75 ईयर वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका हो गया था। तो उसके उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा जो है कॉन्क्लेव सेलिब्रेट किया गया था। कोडेक्स जो है कोडेक्स एलिमिनेटर्स कमीशन की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग किससे संबंधित होती है? तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से। एक्चुअली में कोडेक्स जो है, कोडेक्स की 49 मीटिंग हुई थी, याद रखना है आपको। और कोडेक्स जो है वो एक्चुअली में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर के 1963 में बनाया गया था। और इसमें 189 मेंबर हैं, 188 तो कंट्री हैं, एक यूरोपियन यूनियन खुद है। भारत की तरफ से फांसी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। आपको ये चीज याद रखना है कि जो कोडेक्स है, जो कोडेक्स वर्ड से कंफ्यूज नहीं है, कोडेक्स का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड कोड। ठीक है, चलिए बात करते हैं वाराणसी लिंक कॉरिडोर के बारे में। तो ये जो है किस संस्था के द्वारा लागू किया जा रहा है? तो NHAI के द्वारा। NHAI ने 31 जो हमारा NH है उसको काशी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगी, ताकि जो वहाँ पे कंजेशन होता है उसको कम किया जा सके और जो समय वहाँ पे लगता है उसे 50% तक कम किया जा सके। वाराणसी डिकंजेशन प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट में जो है वो ये कौन सी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले से चलती आ रही प्रोजेक्ट है उससे लिंक है। तो याद रखना, PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ही वाराणसी डिकंजेशन प्रोजेक्ट लागू किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 43.28 किलोमीटर का जो है ये कॉरिडोर बनाया जाएगा वाराणसी को कनेक्ट करने के लिए। ये एक ही करंट अफेयर है जिसमें से 3 MCQ बन सकते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। विच 2 रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा? तो देखो ऑप्शन 2, पारादीप से हरिदासपुर, यहाँ पे डबल लाइन होगा। और राजखरसावा से लेकर के दांगापोसी में 4 लाइन होगा, 4th लाइन होगा। तो ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है। ये भारत की जो है 2 हमारी राज्य हैं, उड़ीसा और झारखंड, उनके जिलों को कवर कर रहा था। तो ये याद रखना है, सेम क्वेश्चन है। अभी नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर श्रद्धांजलि जो है अर्पण की है? तो के कामराज फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिशियन भी थे। चले नेक्स्ट बात करते हैं। सौश्रुतम 2026 किस क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है? तो आयुर्वेदा सर्जरी से। तो जो सुश्रुत जयंती थी उसके उपलक्ष्य में जो है 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें हमारे देश में जो पहले एंशिएंट टाइम में आयुर्वेदिक सर्जरी होती थी, है ना, उसके विषय में ये सेमिनार था। इसमें हम देखेंगे जो मिनिस्ट्री है उसने, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसने MOU साइन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि जो मेडिकल प्लांट्स है उनका जो है रिसर्च किया जा सके। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मेडिकल प्लांट की हुई तो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड की बात कर लेते हैं। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है सेल्फ रिलायंस इन यूरिया प्रोडक्शन। तो यूरिया प्रोडक्शन में हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। इसके लिए ये जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत आता है। देखो भारत में अभी जो है ना 33 ही प्लांट है जहाँ यूरिया बनती है, और जो कैपेसिटी है भारत की वो 269.42 LMT ही हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इतने मैट्रिक टन हम बना पाते हैं। माइनिंग वीक की बात करते हैं। तो माइनिंग वीक से क्वेश्चन था हमारा। माइनिंग वीक जो है इसका थीम क्या है? तो स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस, स्मार्ट माइनिंग, सस्टेनेबल टुमारो। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कोल रजिस्ट्रेशन के लिए कोल एक्सचेंज कर सके, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च की थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इंडिया UK CET अभी हुआ है जिसमें 0 ड्यूटी की बात की गई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना जो है % ड्यूटी फ्री वहाँ पे हम कर सकते हैं? टेक जो इंडिया और UK के बीच में ट्रेड होगा तो 99% जो है वो ट्रेड में जो ड्यूटी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। 99% की अब जो है छूट हो गई, तो एक तरह से 0 ड्यूटी ही बोला जाएगा इसको। अब हम बात करेंगे भासनी सेवा जो है संचालन इनिशिएटिव के बारे में। तो DIBD के द्वारा ये किया गया है। पर इसमें कौन सी बैंक साथ में आ रही? तो पंजाब नेशनल बैंक में के साथ ये किया गया DIBD ने। इंडिया ने 12वीं ब्रिक्स लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में भारत ने क्या पहल जो है स्टार्ट की? तो ब्रिक्स कनेक्ट, है ना, याद रखना है ब्रिक्स कनेक्ट। EVSP पोर्टल लॉन्च किया गया, ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगर हम बात करें तो
VSP का मतलब क्या होता है, तो विधायी साहित्य प्रकाशन, ठीक है। तो हमारे जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी चीजें होती हैं उनको जो साहित्य है उसका प्रकाशन हो, और इस प्रकाशन में भाषा पे जोर दिया गया। भाषा जो है वो हिंदी भाषा को प्रायोरिता दी गई है। हालांकि हमारी जो हमारे जुडिशियली लैंग्वेज है या पार्लियामेंट में जो मोस्टली काम होते हैं, ठीक है, वो 22 भाषाओं में होते हैं, बट हिंदी को प्रायोरिटी देने की बात है। और स्पेसिफिकली जुडिशियल क्षेत्र में, तो ये जुडिशियल के क्षेत्र में वहाँ पे हिंदी प्रायोरिटी के लिए किया गया है। खादी इंडिया पैविलियन लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या था, तो भारत टेक्स 2026। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम VBYCP याद रखना है। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, माय भारत मेरा भारत, ठीक है। अब ये जो VBYCP 2026 है, इसका थीम क्या था, तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विच मिनिस्ट्री है ना, कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, एजिंग विद डिग्निटी। देखो ये जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ जो है रिसेंटली वो कौन से प्राइवेट स्टार्टअप्स को ज्वाइन किए हैं, तो याद रखना अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसका नाम क्या है, अग्निबाण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली डिजिटल परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे 2 जो है योजनाएं लॉन्च की हैं। इनका नाम क्या है, तो कुशल सेतु और कुशल सारथी, ये 2 डिजिटल पोर्टल प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 15 तारीख को किया गया, बिकॉज 15 जुलाई जो था वो क्या था, आपके जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। उसके उपलक्ष्य में ऐसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2015 से ही UN में मनाया जा रहा है, तो याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया, हम बात करें प्रोजेक्ट इन रोड की, तो ये इन रोड क्या है, तो इन रोड जो है नेचुरल रबर प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए है, और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जो है इसको कौन सी बॉडी जो है इम्प्लीमेंट करती है, तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भारत की, ये इम्प्लीमेंट करती है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत की जो है इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके केरलम में है। नेक्स्ट जो है इंसेक्ट ऑर्डर ऑर्डिनेट न्यूज में था, ये अभी कौन सी जो प्रजाति हैं कीट वर्ग की वो चर्चा में थी, तो याद रखना है डगनोस फ्लाइज और डेमिस फ्लाइज। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेमिस फ्लाइज के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, और जो डेमिस फ्लाइज है वो एक्चुअली में फ्रेश वाटर के बायो इंडिकेटर है, तो याद रखना है। और ये जो डेमिस फ्लाइज है ये केरला में मिली है, ठीक है, तो याद रखना है केरला में वेस्टर्न घाट में। क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि जो अभी डेमिस फ्लाइज मिली है वो कहाँ पे पाई गई है, हॉटस्पॉट कौन से बायोडाइवर्सिटी में पाई गई है, तो याद रखना है वेस्टर्न घाट जो है हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और वहीं पे डेमिस फ्लाइज मिली है। डेमिस फ्लाइज जो है एक तरह का बायो इंडिकेटर है ना, फ्रेश वाटर का। चलिए, और अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो है वो हमारा क्या है, याद रखना है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंदर आता है, और ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है केरलम में वेस्टर्न घाट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी केरलम में है, याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है अभी वो जो चलाया गया है, आपको पता होगा हरियाणा के जिंद से चला है। और अगर हम बात करें तो इसमें इसका क्या उद्देश्य है, तो प्रमोटिंग क्लीन एंड सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे संबंधित है कि जो अभी हाइड्रोजन ट्रेन हमारी चली है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो चली है अभी हमारी, उसमें कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, तो एक्चुअली में इसमें वाटर वेपर यूज हो रहा है, याद रखना है। चलिए, अभी रिसेंटली जो क्रिकेटर थे गैरी सोबर्स, इनकी डेथ हो गई है, कौन से देश से संबंधित थे, तो ये वेस्टर्न इंडीज से संबंधित थे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। अभी इनकी 90+ एज में इनकी डेथ हो गई है। RSS की जो 100वीं जयंती मतलब 100 साल पूरे होने के बाद एक बुक प्रमोट किया गया, बुक लॉन्च किया गया एक्चुअली में। बुक का नाम था अ सेंटर ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के है ना, तो CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया, याद रखना है। रिसेंटली नीति आयोग ने लॉन्च किया था इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली लाइननेस इंडेक्स। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखो इसका उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच में इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्दी हो सके, उसको बूस्ट करना, तो बेंचमार्क एंड इम्प्रूव स्टेट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, याद रखना है। विश्वास 2026 EPFO के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो EPFO के द्वारा विश्वास 2026 वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर EPF पेनाल्टीज एंड डैमेज के लिए लॉन्च किया गया। जो वर्कर्स होते हैं जिनका कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है या ग्रुप ऑफ वर्कर का हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये किया गया था।
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन न्यूज़ में था, कौन से मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के तहत आता है, लेकिन नेशनल ई विधान न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र ने जो है नेशनल ई विधान को अपने राज्य के अंदर जो है लागू कर लिया है। वहाँ की सारी जो चीज़ें होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, अब वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से चलेगी। ये पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का जो है पहल है, इसके तहत एमओयू साइन करना पड़ता है राज्य को। जितने भी 37 हमारे यूनियन स्टेट हैं, माने राज्य और यूनियन स्टेट्स हैं, सभी को इसके तहत लाने की बात है। तो ये डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है, ये कौन से देश के साथ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, याद रखना है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत की कौन सी जो है लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट की? तो रफाल जो भारत फ्रांस से खरीदा है, आपको पता है। इससे पहले जो है सुकोई 30 MKI पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ये पहली बार है कि रफाल पार्टिसिपेट किया है। आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार जो है हाल ही में अभी किस पुलिस बल में आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली पुलिस, याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो आगामी विदेश यात्रा है वो किन देशों का होने वाला है? देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में 2 देश पूछे गए, बट वास्तव में 3 देश है। पहला है रोमानिया, दूसरा है मालडोवा और तीसरा है नॉर्थ मैकेडोनिया। तो ये तीनों ही देश जाने वाले हैं राष्ट्रपति। देखो रोमानिया जो जाने वाले हैं तो 30 साल बाद भारत का कोई राष्ट्रपति वहां जाने वाला है, लेकिन जो है मालडोवा और नॉर्थ मैकेडोनिया तो पहली बार जाने वाले हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसेंटली ने ऑर्गेनाइज किया था फीमेल अवेयरनेस के लिए। कौन से एक्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको फीमेल अवेयरनेस के लिए जो उसके ऊपर जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने कैंपेन प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो पोसा एक्ट, तो पोसा एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तो उसके लिए था। जो पोसा एक्ट है एक्चुअली में जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो वुमेन का हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए 2013 में पोसा एक्ट लाया गया था। डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है अभी रिसेंटली कौन से राज्य की जो लेबोरेटरी है उसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है कि वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसका एग्जामिन कर सकती है। तो याद रखना है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गोवा की है उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में सही है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में जो सही लाइन है वो है इट एम टू रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन विद अ मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटी। मतलब जो हमारे रेलवे स्टेशन पहले से चल रहे हैं उनको रीडेवलप करना है। अभी 75 जो है वो हमारे रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत जो है भिन्न भिन्न राज्यों में इनोग्रेशन हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन 2026? तो आंसर क्या है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु बन गई है पहली भारतीय महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी जो जापान ओपन में एकल सिंगल जो है खिताब जीतने वाली है। तो ये हो गया, ये हमने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चूँकि आज हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हमारे रोज़ के वीडियो में होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर एंड कीप गोइंग। सेकेंड नंबर की बात करें, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मैनी हाइड्रोजन पावर हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हैज़ बीन सैंक्शन अंडर द पायलट प्रोजेक्ट? आंसर क्या होगा? 70 जो है वो हमारी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रही है। किस चीज़ का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो उसके तहत जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो हमारी मतलब वाहनें हैं, ठीक है, 70 वाहनों को मंजूरी मिली है। तो ये हमने देखा। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये जो मिशन था ना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 2023 में लॉन्च हुआ था। तो ये आपको याद रखना कि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अभी तक भारत में 12 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए 37 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल जो हुआ था, ओलंपियाड जो गेम होता है स्टडी के मामले में, जैसे साइंस के क्षेत्र में मैथ्स ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड्स। तो अभी जो बायोलॉजी ओलंपियाड्स हुआ था इसमें कौन सी कंट्री में जो है इसे आयोजित किया गया? तो याद रखना है आपको, लिथुआनिया। देखो लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब बाल्टिक नेशन है क्योंकि बाल्टिक सी के अंदर पड़ते हैं। तो ये 37 मीटिंग हुआ था यहाँ पे, और भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच यूनेस्को रिलेटेड इनिशिएटिव वाज इनोग्रेटेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन बाकू? तो बाकू का है वो भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा चीज़ ये है कि भारतीय जो राजदूत थे वहाँ पे उनके द्वारा भारत की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो बाकू में जो है वो एक तरह से प्रदर्शित की गई। तो आपको याद रखना है, एग्जीबिशन ऑफ यूनियन जो हमारा इंडिया का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो बाकू में किया गया प्रदर्शित। आपको बता दें बाकू जो है वो अजरबैजान का कैपिटल है। और अगर हम बात करें यूनेस्को का तो आप पेरिस आप जानते हो फ्रांस में जो है हेडक्वार्टर है। और बाकू
का जो शहर है वहाँ पे इंडिया का जो मतलब वहाँ पे एग्जीबिशन लगा यूनेस्को का, जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारे देश के अंदर है, वो परमानेंट एग्जीबिशन लगा है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि भारत का किसी और देश में परमानेंट अचीवमेंट मतलब एग्जीबिशन। इंडिया ने सिक्योर किया है गोल्ड मेडल 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में 2026। तो इसमें जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री से पार्टिसिपेट की? देखो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ये हुआ, ठीक है। तो 98 जो 58 हमारा जो केमिस्ट्री का ओलंपियाड था, तो इसमें जो है 4 गोल्ड जीते हैं भारत ने, ये भी याद रखना है, ठीक है। भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। और नेक्स्ट जो है देखो एक यहाँ पे फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि ये जो है ओलंपियाड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ जो है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। और इसके साथ साथ जो है आपकी HBCSC यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये पूरा कंपाइलेशन था ये पूरे तीनों मतलब बॉडीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 72 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो यामी गौतम को किस फिल्म के लिए मिला? आर्टिकल 370 के लिए, ठीक है। विच इंडियन स्टेट अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ यूनियंस, जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड है UCC, तो याद रखना है अभी मध्य प्रदेश ने ड्राफ्टिंग किया है, अभी हुआ नहीं है, ये लागू नहीं हुआ है। चलिए, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है पीयूष गोयल ने अभी इंडिया एंड इस्टोनिया के साथ जो बिजनेस फोरम में यूरोपियन कंट्री के साथ जो उनका मतलब विजिट था यूरोपियन कंट्री में, तो उसमें इस्टोनिया में उन्होंने बिजनेस मीटिंग जो है वो की और उनके साथ जो है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कला संस्कृति विकास योजना जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कला संस्कृति विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। इसके तहत जो है फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, ट्राइबल आर्ट, म्यूज़ियम, हेरिटेज जो होता है वो सब इस कला संस्कृति विकास योजना के तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री जो है इम्पोर्टेड उत्तराखंड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जो है फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़? तो फ्रेंच फ्राइज़ आप जानते होंगे, तो ये इराक को अब उत्तराखंड से सप्लाई होगा, है ना, एपिडा के थ्रू होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या बढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है 2026 में। तो जजों की संख्या कितनी हो जाएगी 33 से बढ़ के? आंसर क्या होगा? 37। 37 का मतलब हो गया 1 + 36, यानी 1 CGI हो गया और 36 जज हो गए। अभी कितने हैं? 1 + 32 यानी कि 33। चलिए नेक्स्ट, PM श्री स्कूल्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो NEPA जो हमारी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें जो है PM श्री योजना लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये न्यूज़ में थी इसलिए क्योंकि 25 लाख बच्चों का जो है इनरोलमेंट इस PM श्री के कारण स्कूल में बढ़ा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अभी ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में शुरू किया गया? आसाम में। आसाम में फ्लड से बचाने के लिए ये किया गया। भव्य रसायन स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है, इसमें केमिकल पार्क बनाने की बात की गई। कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? 3 केमिकल पार्क बनेंगे। हमने इसे डिस्कस किया था, हर एक केमिकल पार्क का दाम जो होगा वो लगभग 1000 करोड़ का होगा। एक्चुअली ये जो है बजट का ही मुद्दा था, 2026-27 के बजट में, यूनियन बजट में इसे प्रपोज़ किया गया था और जो है ये 31 तक कंप्लीट करना है, 2030-31 के ईयर में ये कंप्लीट करना है। अभी भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सेकेंड वार्ता जो है वो कंप्लीट किया? आंसर क्या होगा आपका? याद रखना है इज़राइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया और इज़राइल के बीच में ये 20-23 तारीख के बीच में हुआ है। विच रेलवे सैंक्शंस हैज़ बीन अप्रूव्ड 3rd and 4th लाइन? तो रेलवे की कौन सी जो लाइन है, कौन से एरिया में पड़ती है जिसमें तीसरी और चौथी लाइन जो है ऐड की जाएगी, 3rd and 4th लाइन? तो याद रखना है बल्लारी टू गुंटकल। बल्लारी और गुंटकल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, दो जो हमारे स्टेट हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। 46 किलोमीटर के बीच की ये दूरी जो है वो लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से 2028-29 तक कंप्लीट की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3rd and 4th लाइन का जो है वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि जो है कम्युनिकेशन को अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके, लॉजिस्टिक को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत है। इसमें 99 विलेज कवर होंगे, 7 लाख की आबादी कवर होगी और यहाँ पे बल्लारी फोर्ट से लेकर के श्री कुमार स्वामी टेम्पल भी इसमें कवर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मॉस्पी है यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है 2026 में।
तो ये कब से कब तक है? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। अब ये बताया जा रहा है कि जो नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की नेक्स्ट जनरेशन जेन एयर बैटरीज़ है, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक बैटरीज़ हम लोग कहेंगे इसे। तो ये जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बनाई जा रही है? तो ये है शस्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। शस्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है डीएसटी के साथ मिलकर के, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ये कार्य को कर रही है और पेटेंट भी प्राप्त कर ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल जो है वो कौन सी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एक्चुअली 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए 24 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, ठीक है, ये वेव ऑफ इंडिया फेस्टिवल जो है मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, तो याद रखना है। वैसे ये 12वां एडिशन है, वेव ऑफ इंडिया फेस्टिवल का 12वां एडिशन है, ठीक है। मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी जो हमारा सेंटर्स होता है उसे रियल टाइम मैनर में मॉनिटर करने के लिए कौन सी जो है डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? आंसर है पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर याद रखना है आपको। सूर्य विजय यात्रा जो है वो 2026 की वो कहाँ से कौन से मेमोरियल से स्टार्ट हुई है? तो याद रखना नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है। 26 तारीख आज की बात कर रहे हैं तो आज है कारगिल विजय दिवस, और इस दिन जो है 28 राइडर के द्वारा पूरे 1900 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और जो है यहाँ पे जो है ये एक बाइक राइड एक्सपीडिशन है, ठीक है, जो जितने भी वॉर मेमोरियल है उनको कवर किया जाएगा, और इसका मोटो है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। याद रखना है आपको। भारत की स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मतलब कितनी बढ़ाने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो याद रखना है 269.42 LMTPA, यानी लाख मीट्रिक टन पर एनम। तो ये भी याद रखना है आपको। 6 पार्क लगाए जा रहे हैं, और हर पार्क की जो उत्पादन क्षमता है वो 76.2 है। कुल मिलाकर के इस तरह से 269.42 ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होने वाला है। चलिए नेक्स्ट। अभी देखेंगे रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है एंडी जो है ब्रहमम, या आपका थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, एंडी ब्रहमम। तो ये अभी थोड़े दिन पहले जो है वहाँ पे केयर स्ट्रीमर थे, लेकिन अभी चेंज हुए हैं। चलिए, वैसे पार्टी एक ही लेबर पार्टी से है, याद रखना है आपको। मेघालय में शुरू किया गया मिशन गोल्डन स्पाइस, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका लेकाडोंग टर्मरिक। लेकाडोंग टर्मरिक में करक्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका मांग बहुत है, तो याद रखना है आपको। चलिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द गेम ऑफ इंडिया चैलेंज? तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा गेम ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके द्वारा की गई है। इसमें जो है वेव OTT पे माई वेव प्लेटफॉर्म पे जाकर के 1 से 3 मिनट का वीडियो जो है बनाना है, और ये एक तरह से जेनजीज के लिए एक बहार वाला स्कीम है। गवर्नमेंट पिछले साल भी लाई थी, इस साल भी लाई है। चलिए, MNRE के अनुसार भारत की नवीनीकरण जो ऊर्जा क्षमता है लगभग कितनी हो गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके तहत हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है वो 288 गीगावाट की हो गई है। टोटल जैसे यहाँ बताया गया है कि जो है 76 गीगावाट जो है 2014 में थी टोटल, अभी 288 हो गई है। और जिसमें बताया जा रहा है कि जो सोलर पावर से जो जनरेट की जा रही एनर्जी वो 162 गीगावाट है। उसके बाद विंड से 58 गीगावाट है, और हाइड्रो से 57 गीगावाट है, ठीक है। और बायो पावर से 11 गीगावाट है। सब मिला के लगभग जो है 289 यानी 288 के आसपास है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? अरावली हिल्स, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित जो है भाषणी राज्यम कार्यशाला किससे संबंधित है? तो ये मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जो अन्य भाषाएं हैं, जो गोवा की भाषा हैं, ठीक है, इन सब को जो है वहाँ पे जो है मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं या जो अन्य जो राज्य के लोग आते हैं वो अपना कम्युनिकेशन सही से कर सकें।
वैसे इसको कौन सी मिनिस्ट्री करी, तो मिनिस्ट्रीज जो हमारी है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन सा कंट्री जीता है, अर्जेंटीना, आपको पता है, याद रखना है। न्यू जर्सी स्टेडियम में गेम हुआ था, याद रखना है। PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है फॉर्मलाइज करना, स्ट्रेंथन करना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को, ये भी आपको याद रखना है। और PMFME का मतलब होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली एक दुर्घटना घटी थी, टनल के अंदर 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये टनल थी HRT टनल, ठीक है, हेड रेस्ट टनल। ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है आपको, ये जो है तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी। और थोड़ा सा देख लेना है, सुबनसिरी लोअर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आसम और अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो आपका दिबांग रिवर पे है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है और ये किशनगंगा रिवर पे है, ठीक है। कॉमनवेल्थ की जो गेम होने वाली है नेक्स्ट 2030 में, इसकी मेज़बानी जो है वो कौन करने वाला है, याद रखना है, इंडिया करने वाला है। ये गेम कहाँ पे होने वाला है, ये गेम अहमदाबाद में होने वाला है। और उस समय कॉमनवेल्थ जो गेम है वो अपना 100वां साल मनाएगा, क्योंकि 1930 से हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है, कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 23 जुलाई को उनका जन्मदिन था, तो याद आपको रखना है HSRA, दैट इज़ अ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखो जन्म याद रख लेना, 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था। और अल्फ्रेड पार्क जो कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अभी आज के डेट में है प्रयागराज में, 27 फरवरी 1931 में उनकी वहाँ पे गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी 23 जुलाई को ही उनका जन्म था, और इसलिए ये क्वेश्चन है। उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और उनका जन्म भी हुआ था 23 जुलाई को 1856 में। केसरी मराठी न्यूज़पेपर थी और मराठा उनकी इंग्लिश न्यूज़पेपर थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था वीकली करंट अफेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि जल्दी से हमारा रिवीजन हो सके। तो करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हाँ, डू सब्सक्राइब।